हेलो बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आप सभी के पेपर बहुत अच्छे गए होंगे। जिस तरीके की प्रिपरेशन आपने की थी, जिस तरह के लेवल के क्वेश्चन, जिस तरह के टेस्ट आपने पहले दिए थे, उससे उसके या तो आसपास या शायद हो सकता है उससे थोड़े से कम लेवल का ही ये आया था। अलग अलग सब्जेक्ट का लेवल अलग अलग रहा है। पर्टिकुलरली अगर केमिस्ट्री की बात करें तो इसको हम मॉडरेट बोलेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में जैसा कि विवेक सर ने एनालिसिस किया है, कई क्वेश्चंस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। क्यों सर? काफ़ी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो अगर आपने जेई मेन लेवल पे भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो मुझे लगता है कि कई क्वेश्चन आपको ऐसा लगा होगा कि जेई मेन लेवल के भी थे। तो ओवरऑल फिजिकल केमिस्ट्री तो काफ़ी इजी रही। पूरे दोनों पेपर को अगर मैं कंबाइन बात करूं तो हार्डली दो क्वेश्चन ऐसे थे जो आप कह सकते हो थोड़ा ट्रिकी थे या थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंसेप्ट लग रहे थे। बाकी क्वेश्चंस काफ़ी इजी रहे। इस बार जैसे ऑर्गेनिक का पेपर वन में काफी अच्छा वेटेज रहा था और ऑर्गेनिक में कुछ क्वेश्चंस बच्चों अच्छे आए हैं। कुछ क्वेश्चंस वाकई में मॉडरेट से टफ लेवल के बीच के हैं, क्योंकि मल्टीपल कंसेप्ट्स के हैं, तो यानी गलती होने की गुंजाइश ज्यादा है। तो चलो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री का डिस्कशन करते हैं। विवेक सर आपको दोनों पेपर्स के, पेपर वन एंड पेपर टू के फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन बताएंगे। उसके बाद में आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बताऊंगा। चलिए सर, आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपन फिजिकल केमिस्ट्री के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं पेपर वन के, एक एक करके हम पेपर वन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम फिर पेपर टू भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ही सिंपल है। आप कह सकते हो कि ये कंसेप्ट जो है गैसेस स्टेट का है और इसको हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान दें तो a closed vessel contains 10 gram of an ideal gas X at 300 Kelvin which exerts 2 atm pressure. At the same temperature, 80 gram of another ideal gas Y is added to it and the pressure becomes 6 atm. The ratio of root mean square velocity of X and Y at 300 Kelvin. अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए और अगर वी आर एम एस हम निकाल लें तो वी आर एम एच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रूट टी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ द गैस। तो क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर दोनों ही गैस का क्या दे रखा है, सेम दे रखा है, एक्स और वाई दोनों के लिए आपने बोला कि 300 केल्विन है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते हैं कि सर ये जो वी आर एम एस है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो हमें कैसे भी करके जो एक्स और वाई के मोलर मास के रेशियो अगर हम निकाल लें, है ना, हमसे पूछा गया है कि द रेशियो ऑफ आरएमएस ऑफ एक्स एंड वाई, सो दैट विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ वाई अपॉन मोलर मास ऑफ एक्स। तो ये रेशियो आपको फिगर आउट करना था इस क्वेश्चन में। तो अगर हम ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें ये रेशियो आपको चाहिए होगा। तो अगर हम एक एक करके कंटेनर को देखें, जरा अगर हम कंटेनर को देखते हैं तो इसने बोला है कि सर पहले कंटेनर में केवल एक्स था। एक्स की अगर हम बात करें तो एक्स का 10 ग्राम हमने ऐड किया हुआ है। टेम्परेचर आपने कहा कि सर 300 केल्विन, ठीक है, और आपने कहा कि सर इसका मास कितना दिया है, 10 ग्राम। अगर हम प्रेशर की बात करें तो कितना एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर, 2 atm। तो यहां पे हम बात कर लेते हैं सर, यहां पे जो प्रेशर है वो कितना है, 2 atm। सिमिलरली सॉरी, अगर हम बात करें y की, तो y की अगर हम बात करें तो y को 80 ग्राम आपने रखा हुआ है और उसका प्रेशर जो है, टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर बिकम 6 atm। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि सर आपने एक कंटेनर में x ले रखा है, उसमें y को ऐड किया है। x का प्रेशर ऑलरेडी वहां पर था 2 atm, y के ऐड होने पे टोटल प्रेशर कितना आ रहा है, 6 atm। तो आप ये कह सकते हो कि सर अगर मैं यहाँ पे बोलूं जैसे टोटल प्रेशर की बात करते हैं तो आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द x एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ द y और उनका सम। तो यहाँ पे अगर हम इस तरीके से निकालें तो सर टेम्परेचर इसका भी 300 केल्विन है, इसका मास जो आपने ऐड किया है वो 80 ग्राम ऐड किया है, और आप बोलेंगे सर इसका प्रेशर जो निकल के आएगा वो 4 atm। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, वहां पे जो प्रेशर दे रखा है वो 6 atm दे रखा है, वो टोटल कंटेनर का टोटल प्रेशर है। एक्स वहां पे प्रेजेंट था, वाई को ऐड करने पे टोटल प्रेशर हो गया 6 atm, तो मतलब वाई की वजह से जो प्रेशर आया था वो कितना आया, 4 atm है। तो आप बोलेंगे सर उसको कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। अब अगर हम याद करें पीवी इक्वल टू एन आर टी, ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने जाएंगे तो सर दैट इज इक्वल टू पीवी बाय आर टी, दैट इज इक्वल टू पीवी बाय आर टी। तो अगर हम बोलें कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई, ये रेशियो अगर हम निकालेंगे तो आप बोलोगे सर पीवी बाय आर टी
फॉर x, आप बोलोगे सर सिमिलरली PV by RT फॉर y, राइट। अब अगर हम इसमें देखें, टेम्परेचर इज द सेम फॉर बोथ द गैसेस, R इज सेम, राइट। आपने कहा वॉल्यूम, क्योंकि सर दोनों का कंटेनर भी सेम है तो वॉल्यूम भी दोनों के लिए कैसा होगा, सेम। तो अल्टीमेटली आप बोलोगे सर RT वॉल्यूम, वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। यहां पे अगर हम देखेंगे तो सर ये प्रेशर आएगा x का प्रेशर इज 2 atm एंड y का प्रेशर इज 4 atm। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x, अगर हम देखें नंबर ऑफ मोल्स, हमने तो यहां मास गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स x निकालने के लिए आप क्या बोलोगे कि सर गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 10 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ x अपॉन 80 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ y। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, राइट। तो अगर हम यहां पे देखें आपका आ जाएगा 1/8 my ऊपर जाएगा, my बाय mx इक्वल टू ये आ जाएगा 1/2। यहां से थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, ये जाएगा आपका 4 टाइम्स, तो यहां से जो निकल के आ रहा है उसको जरा हम देखेंगे कि अगर हम बात करें यहां से जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है my बाय mx इक्वल टू 4। और हमारी अगर हम पहले स्क्रीन पर जाएं, यहाँ पे हमें रेशियो चाहिए था vx बाय vy, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ my बाय mx। मैंने कहा वैल्यू पुट करने इसमें, तो vx अपॉन vy इक्वल टू अंडर रूट ऑफ my बाय mx, और ये वैल्यू हमको आ चुकी है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 4/1, सो दैट इज 2/1। ये जो रेशियो आया है वो आ रहा है 2:1। सो आप आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर कौन सा जा रहा है, यहाँ पे डी ऑप्शन जा रहा है। तो मैं कहूंगा बहुत ही आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं इसको डालूंगा। आपको बस बेसिकली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए था, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान था। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का जो पहला क्वेश्चन, अगर आपके पेपर का पहला क्वेश्चन है ना केमिस्ट्री के पार्ट का, अगर पहला क्वेश्चन इतना आसान आ जाए तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया होगा है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री का, तो ये क्वेश्चन है आपका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना। आप बोलते हैं कि सर इसमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस भी हो सकते हैं, तो इसको बड़े ध्यान से करते हैं। हम हमेशा मेक श्योर करते हैं कि हमारा कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग ना हो, हम सारे करेक्ट निकाल पाए या ना निकाल पाए, दैट इज द सेकेंडरी थिंग, बट कोई भी गलती से क्वेश्चन गलत नहीं हो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पार्शियल मार्किंग होती है, और आप पार्शियल मार्क आपको तभी मिलते हैं जब आपका कोई भी स्टेटमेंट गलत टिक ना कर दिया गया हो, ठीक है। तो इसको हम जरा ध्यान से देखेंगे। अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज अ। पहला, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ्स फॉर इलेक्ट्रॉन। हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, डेफिनेटली आपको क्या बता रहा था कि सर आप पोजीशन और मोमेंटम एग्जैक्ट, आप बोल सकते हो ना कि सर बहुत एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। जब हम पोजीशन, अगर हम बात करते हैं पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक्यूरेसी के साथ अगर मेजरमेंट नहीं कर सकते, इसका मतलब कोई फिक्स पाथ कैसे पॉसिबल होगा। हर अलग अलग टाइम पर कोई फिक्स पोजीशन फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, कोई फिक्स पाथ पॉसिबल नहीं है, राइट। तो आप बोलते हैं कि सर यहां पे पहला स्टेटमेंट मेरे हिसाब से करेक्ट आ रहा है। सेकेंड की अगर हम बात करें, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज इनफाइनाइटली फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। डेफिनेटली आप बोलते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के तरफ जाएगा, मतलब आप बोलते हो कि जितना न्यूक्लियस के क्लोज होगा उतना उसकी एनर्जी कम होगी, उतना उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो आप कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन आपका 2s ऑर्बिटल में है और एक इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइटली डिस्टेंस पर है, फ्रॉम द इनफाइनाइट डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो क्या बोलेंगे कि सर ऑब्वियसली न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। तो आप बोलते हो कि सर जो 2s ऑर्बिटल का अगर हम बात करें उसमें जो इलेक्ट्रॉन रह रहा है और एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, आप बोलते हो कि सर उसकी एनर्जी को कंपेयर करेंगे तो इनफाइनाइट वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा ज्यादा आएगी। तो ये स्टेटमेंट भी मेरे हिसाब से सही है। Next statement is, according to Bohr's model, the most negative energy value for an electron is given by n equal to 1, which corresponds to the most stable orbit. Bohr's model is applicable for single electron species. और आपको पता है कि सर सबसे ज्यादा नेगेटिव अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का, तो आप बोलता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z² बाय n²।
तो ये हमको पता है कि सर जितना ज्यादा आप बोलते हो, अगर z की वैल्यू फिक्स करते हैं हमने, मान लो हाइड्रोजन एटम की बात करते हो z की वैल्यू 1 रख देंगे, तो आप बोलते हो कि सर जैसे जैसे n बढ़ाओगे तो मैग्नीट्यूड कैसा होगा, कम होगा, लेस नेगेटिव होगी, मतलब एनर्जी बढ़ेगी। मैग्नीट्यूड अगर कम होगा इट विल बिकम लेस नेगेटिव, मतलब एनर्जी इंक्रीज करेगी, राइट। आपने कहा कि सर इसका अंदर सबसे कम कब होगी, जब आप बोलते हो कि सर ये मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा हो, मतलब डिनोमिनेटर सबसे छोटा हो, एंड दैट इज पॉसिबल फॉर n इक्वल टू 1। तो ये स्टेटमेंट भी मेरे अकॉर्डिंग सही है। नेक्स्ट, according to the Bose model the magnitude of velocity of electrons increases with increase in values of n। अगर हम बात करें वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की, दैट इज प्रोपोर्शनल टू z by n, राइट। यही फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है ना। तो आप बोलते हो कि सर अगर हम इंक्रीज करेंगे n की वैल्यू को, तो n आपका डिनोमिनेटर में है, n अगर बढ़ेगा तो आप बोलोगे जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो तो कम होगा, और ये बोल रहा है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट जो है, अगर हम बोलें तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। ये तीनों ऑप्शंस मेरे हिसाब से करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर टिक करूंगा तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए ए, बी एंड सी। क्लियर। तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें, है ना, तो थर्मोडायनेमिक्स के जो क्वेश्चन, जिस लेवल के क्वेश्चंस पिछले साल आए थे 2023 में, उस हिसाब से ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ेंगे तो देखिए एक वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम दे रखा है, ग्राफ दे रखा है, फॉर द एक्सपेंशन ऑफ 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। एक आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, उसके लिए अगर हम बात करें तो एक वीटी कर्व दे रखा है, और हमसे क्या पूछा है, कंसिडरिंग ओनली पीवी वर्क इज इन्वॉल्व द टोटल चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच हमसे पूछा जा रहा है जूल में, फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट इन द सीक्वेंस x से y एंड y से z। तो एक आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, आपने कहा उसकी स्टेट पहले x दे रखी है, x से y गए, y से z गए, इस पूरे प्रोसेस में हमें एंथैल्पी चेंज हमसे मांगा गया है। ठीक है, तो हम इसको फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए आपने कहा कि सर यहां पे दो पाथ है, अगर हम बात करें दो पाथ की, तो आपने कहा कि सर पहला x से y, तो आप बोलोगे डेल्टा एच फॉर एक्स वाई प्लस डेल्टा एच फॉर वाई जेड। ये दो पाथ का अगर हम डेल्टा एच निकाल के ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल डेल्टा एच आ जाएगा, इज अ पाथ फंक्शन। ठीक है, तो हमने कहा सर बहुत अच्छी बात है। अगर x से y की बात करें, अगर मैं x से y की बात करूं तो देखिए भाई ये x से y जो है वो टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है। आपने कहा डेल्टा एच का फॉर्मूला जो हम लगा सकते हैं सर, डेल्टा एच इक्वल टू होगा एनसीपी डेल्टा टी। इधर क्लियर, एनसीपी डेल्टा टी। आपने कहा कि सर क्योंकि डेल्टा टी जीरो है इस पर्टिकुलर पाथ के लिए, एक्स से वाई के लिए, देखिए 335 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंशन तो हो रहा है बट आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। आपने कहा डेल्टा टी जीरो है, तो डेल्टा एच फॉर एक्स से वाई वाले रास्ते के लिए बात करेंगे तो कितना होगा, जीरो होगा, राइट। अब बात करते हैं हम वाई से जेड। वाई से जेड इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, मतलब वर्क डन कितना होगा, जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे तो वर्क डन कितना होगा, जीरो। तो आपने कहा कि सर अगर हम वैसे तो देखिए यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाले पाथ के लिए भी आप क्या बोलेंगे कि सर डेल्टा एच जो हो, है ना, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी, हम ये लगा सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। अब डेल्टा यू की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो डेल्टा यू क्या होता है भैया, डेल्टा यू होगा एन सी वी डेल्टा टी, और एन आर डेल्टा टी, उसमें आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे तो हमें क्या आ जाएगा, डेल्टा एच आ जाएगा। एन की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 दे रखी है, सीवी की वैल्यू भी दे रखी है यहाँ पे, सीवी है ना, मोलर है, मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज 12 जूल पर केल्विन। आर की वैल्यू हमको क्या लेने के लिए, यूज करने के लिए बोला गया है, 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल। तो हमने कहा कि सर अगर मैं डेल्टा एच निकालूं तो दैट विल डेल्टा यू एन, एन की वैल्यू है 5, सीवी की वैल्यू है 12, और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है सर, यहां से यहां टेम्परेचर निकालेंगे 335 केल्विन से 415 केल्विन तक जाएंगे, तो 415 माइनस 335 दैट इज 80 केल्विन। तो ये तो हो गया पहला टर्म, एनसीवी डेल्टा टी दैट इज डेल्टा यू प्लस एनआर डेल्टा टी, अगेन 5
R और डेल्टा T कितना हो जाएगा 80। मैंने कहा एक काम कर लेते हैं 5 और 80 तो कॉमन ले लेते हैं सर, 12 बचेगा। यहाँ पे R की वैल्यू हमको 8.3 लेने के लिए बोला गया है। सॉल्व करेंगे तो 8 5 40, ये हो जाएगा 400 इंटू 20.3 कितना रहा है 20.3। सॉल्व कर लेते हैं, आएंगे एक 0 आएगा, 4 3 12, कैरी 1, 4 2 8, 8 1 2 0 इज द आंसर। अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, मेरे हिसाब से बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जिसने थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा होगा उसको ये क्वेश्चन बहुत आराम से ये क्वेश्चन बना होगा। आई विल रिपीट इट, आपसे इस क्वेश्चन में डेल्टा एच फाइंड आउट करने को बोला गया था फुल एक्स से लेके जेड तक के पाथ के लिए। आपने कहा एक्स से वाई के लिए अगर हम बात करेंगे तो सर टेम्परेचर कैसा रहेगा कांस्टेंट, डेल्टा टी कैसा होगा 0, तो डेल्टा एच भी कैसा होगा 0। वाई से जेड के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस है ना। तो आप बोलोगे सर आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के लिए डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। ये फॉर्मूला हम बहुत बार यूज करते रहते हैं। डेल्टा यू का फॉर्मूला हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड पता है, एन सी वी डेल्टा टी, हमको एन भी पता है, हमको डेल्टा टी भी पता है। हम बड़े आराम से इसको फिगर आउट कर लेंगे एंड हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो आंसर आ रहा है हमारे पास 8120 जूल। अगेन मैं इस क्वेश्चन को आसान कैटेगरी में डाल के आगे बढ़ते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, अगेन इस टाइप के क्वेश्चन हमारे जेई मेन भी पूछ चुका है पास्ट में, तो मैं अगेन इस क्वेश्चन को बहुत आसान रखूंगा। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो ये केमिकल काइनेटिक्स प्लस इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को मिक्स करके ये क्वेश्चन बनाया जाता है। आपको इस क्वेश्चन में एक रिएक्शन दे रखी है और उस रिएक्शन की मैकेनिज्म दे रखी है, द 3 स्टेप मैकेनिज्म, और आपसे पूछा गया कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है नेट रिएक्शन है, इसको आपका क्या पूछा गया, ऑर्डर पूछा गया। तो ऐसे केस में जब आपकी आप बोल रहे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, जब आपकी मल्टीपल स्टेप में आपकी कंप्लीट हो रही होती है, तो हम क्या करते हैं सर, इसका जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो होता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो यहां पे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, सेकंड स्टेप। तो वहां से अगर हम रेट लॉ लिखना चाहें तो आप बोलोगे सर रेट लॉ क्या आएगा, इस स्टेप के लिए रेट कांस्टेंट K2 है। रिएक्टेंट की अगर हम बात करें तो सर N2O2 पावर 1 एंड H2 की पावर 1, ये आ रहा है। बट इसमें हमें एक चीज रखना है कि हमारा रिएक्टेंट जो है N2O2 जो है वो हमारा रिएक्टेंट नहीं है। हमारा रिएक्टेंट जो है वो या तो H2 है या 2 है, NO है, NO है या H2 है। N2O2 अगर देखा जाए तो इंटरमीडिएट है, पहले वाले स्टेप का बना हुआ प्रोडक्ट है जो कि दूसरे वाले में यूज होके खत्म हो रहा है, तो हम कहते हैं इंटरमीडिएट है ये। इस इंटरमीडिएट को हमें हटाना होता है, हमें जो हमारे रिएक्टेंट है हमें उनके टर्म में आंसर देना होता है, राइट। तो हमने कहा सर अच्छा पहली वाली की अगर हम बात करें, पहली वाली आप बोलते हो कि बहुत ही जल्दी इक्विलिब्रियम अचीव कर लेते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम लिखते हैं फर्स्ट वाले पाथ के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम लिखेंगे तो क्या होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 हो जाएगा डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलेंगे तो आप बोलते हो कि सर K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है और ये बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, राइट। तो आप बोलेंगे सर बहुत अच्छी बात है, यहां पे आप देखोगे सर दैट इज इक्वल टू N2O2 बाय NO स्क्वायर, करेक्ट। आप क्या करेंगे अब इसको, आपने कहा सर मुझे चाहिए यहाँ पे N2O2 को रिप्लेस करना है, तो मैं N2O2 के टर्म्स में बातें करूंगा। तो N2O2 का कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं लिखने जाऊंगा, ठीक है, तो आप बोलोगे सर K1 NO का स्क्वायर अपॉन K इनवर्स। इस वाली इक्वेशन में हम रिप्लेस कर देंगे। जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो जरा देखिए R इक्वल टू क्या आएगा, R इक्वल टू अगर हम बात करें तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, ये K2 तो रहेगा यहाँ पर, N2O2 की वैल्यू वहां से पिक करेंगे तो K1 अपॉन K इनवर्स NO का स्क्वायर इंटू H2 की पावर 1, राइट। तो अगर हम ये देखें हमारी जो रिएक्शन जिसका हमें आपको ऑर्डर बताना था, ये उसके रिएक्टेंट के टर्म्स में ये रेट लॉ हमारा आ गया है। और आपने कहा ये हमारा उस रेट लॉ जो आपका है ना उसका एक रेट कांस्टेंट है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो इससे हम बता सकते हैं कि इस रिएक्शन की जो ऑर्डर निकल के आएगा वो पावर कितनी हो जाएगी, 3। अगेन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में तो अगर आप देखा जाए तो भैया मजा आ गया, बड़े बड़े आसान से क्वेश्चंस आए थे। तो मैंने कहा यार एडवांस का पेपर लग ही नहीं रहा कि हम ये एडवांस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं,
तो जिसने थोड़ा सा भी अगर ठीक ठाक पढ़ा होगा, मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा भी बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा भी ठीक ठाक किया होगा, तो फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आई, बहुत मजेदार आई होगी, और मुझे लगता है कि काफी बच्चे इसको बहुत आराम से मजे से करके आए होंगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर 1। तो पेपर 1 की अगर हम बात करें, इसका ये आखिरी क्वेश्चन है जो मैचिंग है। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, एक कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कराया गया है, जिसमें स्मॉल वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन इज एडेड। एक एक लाइन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत छोटी छोटी बातें इसमें ऐड कर रखी हैं। स्टेप वाइज टू अ लार्जर वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेट ऑफ मच लोअर कॉन्सेंट्रेशन and the conductance is measured after each addition. The limiting ionic conductivity values of different ions in aqueous solutions are given below by this. हमको कुछ कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, कॉम्बिनेशंस अगले पेज पर है। इन कॉम्बिनेशंस में हमको फिगर आउट करना है कि कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है। लेफ्ट साइड पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और राइट साइड पे आपको 5 ऑप्शन है, तो आपको मैच कराने हैं। तो देखिए होता क्या है, आपने कहा टाइट्रेट, आपने एक बीकर लिया, बीकर में आपने एक मेजर्ड वैल्यू ऑफ टाइट्रेट ले रखा था, ज़्यादा अमाउंट में रखा है, और टाइट्रेंट को आप ड्रॉप वाइज ड्रॉप उसमें मिक्स कर रहे होते हैं। तो जब टाइट्रेंट ऐड हो रहा होता है तो कुछ ऐसी रिएक्शंस हो रही होंगी जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी पे इफेक्ट आ रहा होगा। तो वो क्या इफेक्ट आ रहा होगा उसको स्टडी करना है एंड हमको फिर रिस्पेक्टिव कर्व से मैच कराना है। अगर हम पहले कर्व की बात करें, हमारा टाइट्रेट क्या है, KCl, और टाइट्रेंट है AgNO3। मतलब अगर हम बेसिकली देखें तो मेरे पास पहले से KCl होगा, मतलब उसमें K+ और Cl- आयंस होंगे, और हम ड्रॉप करके इसमें ड्रॉप करके AgNO3 हम इसमें ऐड कर रहे होंगे। तो ध्यान रखना कि पहले मेरे पास K+ और Cl- आयंस थे, उसकी कुछ कंडक्टिविटी होगी, और जब हम उसमें ड्रॉप करके ड्रॉप वाइज आप बोलते हो कि सर AgNO3 ऐड करेंगे, तो हर ड्रॉप के साथ उसमें Ag+ होगा और Cl- होगा। Ag+ जैसे ही Cl- को देखेगा ये प्रेसिपिटेट बना लेगा। तो इनिशियली क्या होगा कि सर Cl- Ag के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना रहा होगा। तो आप बचोगे, मेरे पास सोल्यूशन में बचेगा कौन, सर K+ बनेगा और NO3- बचेगा। इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूं, एकदम स्टार्टिंग ऑफ द टाइट्रेशन की बात कर रहा हूं। तो आपने कहा सर स्टार्टिंग ऑफ द टाइट्रेशन अगर हम बात करें तो K+ और N, अच्छा पहले क्या थे इस टाइट्रेशन से पहले, K+ और Cl-, K+ के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो आप बोलोगे इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपने कहा सर इफेक्ट पड़ेगा इससे, Cl- कम होता जा रहा है और NO3- बढ़ता जा रहा है। Cl- कम होता जा रहा है और NO3- बढ़ता जा रहा है, तो आप बोलोगे कि सर जरा यहाँ पे देखिए, हर एक Cl- इज रिप्लेस्ड, गेटिंग रिप्लेस्ड बाय 1 NO3-। और अगर हम इस डेटा को देखें, जो हमें डेटा गिवन है कि इनका लिमिटिंग अगर कंडक्टिविटी देखें NO3- का और Cl- का, तो Cl- का अगर हम देखें तो मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग वाली स्लाइटली ज्यादा है, NO3- की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी स्लाइटली कम है। तो आप कह सकते हैं ओवरऑल हर एक कॉन्सेंट्रेशन पे अगर देखेंगे कि अगर एक आयन को रिप्लेस कर रहा है, तो बेसिकली ज्यादा वाला जो आपकी कंडक्टिविटी है उसको कम वाला रिप्लेस कर रहा है। अच्छा, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस ना होने की वजह से आप बोलोगे कंडक्टिविटी स्लाइटली डिक्रीज करेगी। अब ये स्लाइटली डिक्रीज करेगी कब तक, जब तक कि Cl- उसमें खत्म नहीं हो जाता तब तक। आपने बोला है कि सर मेरा जो, अगर देखें तो जो टाइट्रेट है, लार्जर वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेट ऑफ मच लोअर कॉन्सेंट्रेशन, टाइट्रेट में कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, Cl- बहुत कम होंगे। तो जैसे ही AgNO3 थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, सारे के सारे Cl- को क्या कर रखे होंगे, AgNO3 ने आपने बोला कि रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना लिया होगा, Cl- रिएक्ट खत्म हो गया होगा मेरे उसमें। अब AgNO3 ऐड करेंगे तो आप बोलोगे सर अब K+ तो बचा हुआ है ही, है ना, आप बोलोगे सर K+ तो मेरा बचा हुआ है ही। थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, K+ बचेगा, NO3- बचेगा और Ag+ बचेगा। पहले यहां 2 आयंस हुआ करते थे, अब यहां पे मोर देन 2 आयंस दिख रहे हैं आपको, मतलब आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि आपकी कंडक्टिविटी अब अच्छी खासी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इनिशियली क्या होगा, स्लाइटली डिक्रीमेंट आएगा जब तक कि Cl- पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाएगा। फिर आप बोलोगे सर फिर ये अच्छे खासा इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि इसमें स्लाइटली डिक्रीज एंड फिर देन प्रॉपर इंक्रीमेंट देखें तो मुझे दिख रहा है थर्ड ऑप्शन में। तो मैं कह सकता हूं कि P ऑप्शन को मैं थर्ड ऑप्शन से देखिए स्लाइटली डिक्रीज कर रहा है, और फिर आफ्टर सम टाइम आप बोलोगे सर इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। तो P को ऑप्शन से हम मैच कराएंगे थर्ड से। तो अगर मैं देखूं, ओहो, इन ऑप्शंस को चेक करूं, तो P के थर्ड को मैच कराने वाला मतलब एक ही ऑप्शन बचता है C। तो मेरे हिसाब से तो आंसर C यही हो जाना चाहिए।
लेकिन हम एक एक करके चेक करेंगे बाकी ऑप्शंस को भी। आपने अगली बार क्या है, टाइट्रेट AgNO3 है और आप बोलते हो टाइट्रेंट इज KCl। मतलब अगर हम बात करें यहां पर AgNO3 मतलब Ag प्लस और NO3 ऑलरेडी का प्रेजेंट है और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं, आप बोलते हो कि सर KCl यानी K प्लस और C माइनस। अभी भी देखिए ये जो Cl माइनस आएगा ये Ag प्लस को लेके नीचे चला जाएगा। तो आप बोलोगे इनिशियल लेवल पे मेरे पास क्या बचा करेंगे सर, Ag प्लस को रिप्लेस कर रहे हो किससे, K प्लस से। NO3 के में तो कोई अंतर आएगा नहीं, Cl माइनस आएगा तो वो नीचे चला जाएगा। मतलब आप बोलोगे K प्लस जो है हर एक K प्लस एक Ag प्लस को रिप्लेस कर रहा होगा। मुझे इन दोनों को ही तो कंपेयर करना है। तो अगेन मैं इस डेटा पे जाऊंगा, अगर Ag प्लस और K प्लस की बात करूंगा तो K प्लस जो है वो Ag प्लस को रिप्लेस कर रहा है, मतलब ज्यादा वाला कम को रिप्लेस कर रहा है, मतलब कंडक्टिविटी बढ़ेगी। मतलब कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब सारा का सारा जो AgCl है ना, यहाँ से Cl माइनस आएगा और Ag प्लस को सबको क्या करा देगा, प्रेसिपिटेट, क्योंकि इनमें कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, ज्यादा Ag प्लस है ही नहीं इनके पास। तो Cl माइनस Ag प्लस को न्यूट्रलाइज करके प्रेसिपिटेट बना लेगा। अब आप KCl और ऐड करोगे तो आप बोलोगे सर NO3 माइनस जो पड़ा है वो पड़ा रहेगा, हर ड्रॉप के साथ K प्लस और C माइनस ऐड, Cl माइनस ऐड होंगे तो नंबर ऑफ आयंस आप इंक्रीज होंगे। तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो आप हर बार हर ड्रॉप में नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होने की वजह से आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। तो आप क्या बोलोगे कि सर पहले भी, ध्यान से सुनना, पहले भी आप बोलोगे K प्लस Ag प्लस को रिप्लेस कर रहा है, मतलब ज्यादा वाला कम को रिप्लेस कर रहा है, तो कंडक्टिविटी पहले भी बढ़ रही थी, बहुत ज्यादा नहीं बट बढ़ रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब आपने कहा कि सर प्रेसिपिटेशन होना बंद हो गया, अब जितने बार भी आप करो तो दो है ना आयंस आपके नए ऐड होते जा रहेंगे, तो अब कंडक्टिविटी में जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीमेंट होगा। तो पहले भी इंक्रीमेंट हो रहा था स्लाइटली और आप फिर बोलोगे अब ज्यादा इंक्रीमेंट होगा, तो मेरे हिसाब से क्यू होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन से मैच करना चाहिए। आई होप बहुत ही क्लियर रखेंगे आपको। मुझे मालूम है मुझे आंसर मिल चुका है, P3 से मैच कर गया है, Q4 से मैच कर गया है, बट हम फिर भी एक एक ऑप्शन जरूर देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा ऑप्शन है जो अनएक्सप्लेन चला जाए। आपने कहा थर्ड की बात कर दो, NaOH और HCl। अगेन आप थर्ड की बात, अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें NaOH प्लस HCl, देखिए वैसे तो हम याद रखते हैं कि सर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, फिर सॉल्ट की होती है और फिर वीक एसिड या वीक बेस की होती है। तो पहले आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट हो रहे, लेकिन किस में कन्वर्ट हो रहे थे आपके, आपने कहा पहले मेरे पास कौन प्रेजेंट था, स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट था, उसमें आप क्या कर रहे हो, एसिड डाल रहे हो तो वो सॉल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो वैसे ही आपकी कंडक्टिविटी घटनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी देख लेता हूं कि कैसे। जैसे ही NaOH, तो पहले आपके पास कौन कौन प्रेजेंट था, Na प्लस और OH माइनस। अब जब आप ड्रॉप करके HCl को ऐड कराओगे तो एक एक H प्लस एक एक OH माइनस को न्यूट्रलाइज करता जाएगा, वाटर का पार्ट बनाता जाएगा। और आप बोलते हो सर अब बचेगा क्या, Cl माइनस और Na प्लस। तो Na प्लस पहले भी था अब भी है, Cl माइनस जो है वो उसमें ऐड हो रहा है, Cl माइनस क्या हो रहा है उसमें ऐड हो रहा है। तो आप बोलते हो कि सर देखिए पहले OH माइनस था नेगेटिव, अब Cl माइनस आ रहा है, Cl माइनस OH माइनस को रिप्लेस कर रहा है। तो मुझे बस इनके डेटा को चेक करना है, Cl माइनस और OH माइनस। Cl माइनस इज रिप्लेसिंग OH माइनस। आप देखिए सर एक कम कंडक्टिविटी वाला OH माइनस जो ज्यादा कंडक्टिविटी है और ऐसी नहीं काफी ज्यादा कंडक्टिविटी वाले आयंस को रिप्लेस कर रहा है, इसका मतलब कंडक्टिविटी कम होगी। इसका मतलब क्या होगा, कंडक्टिविटी कम होगी। कब तक, जब तक पूरा NaOH न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएगा। आप बोलोगे सर क्योंकि NaOH का कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है, टाइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं है। तो आपने कहा सर जब तक NaOH पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएगा तब तक आप बोल दो कि सर उसका कॉन्सेंट्रेशन काफी कम होगा। एंड उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपने कहा कि OH माइनस खत्म हो जाएंगे, अब एवरी ड्रॉप ऑफ HCl विल बी एडिंग H प्लस एंड Cl माइनस आयंस। Na प्लस अभी भी प्रेजेंट है, आयंस की संख्या बढ़ती जाएगी तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो आप कह सकते हो कि सर पहले काफी डिक्रीमेंट हो रहा था लीनियरली, क्योंकि OH माइनस इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय Cl माइनस, लेकिन जब पूरा का पूरा OH माइनस न्यूट्रलाइज हो गया तो अब HCl दो आयंस ऐड करता जा रहा है, हर ड्रॉप में आप बोलते हो कि दो टाइप के आयंस ऐड होते जा रहे हैं, तो कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होना चालू हो जाएगी। तो R से जो मैच करेगा वो है सेकंड ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नाउ लेट्स चेक द फोर्थ ऑप्शन। अगेन आपके पास पहले कौन है, Na प्लस एंड OH माइनस। दो टाइप के आपके पास आयंस प्रेजेंट होंगे, आप उसमें ऐड करोगे CH3COOH। CH3COOH आप उसमें ऐड करोगे तो देखो भैया CH3COOH से जो H प्लस आएगा
वो क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा और आयंस आप बोलोगे सर H प्लस OH माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा और आपको का आयंस जो नेगेटिव हैं वो CH3COO वो सोल्यूशन में ऐड होना चालू हो जाएंगे। Na प्लस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर एक CH3CO माइनस हर एक OH माइनस को रिप्लेस करता जा रहा है, क्योंकि जितने CH3COOH आएंगे उतने OH माइनस कम होते जाएंगे। आप बोलोगे सर CH3COO माइनस इज रिप्लेसिंग OH माइनस, CH3COO माइनस रिप्लेसिंग, देखिए 4.1 OH माइनस को, मतलब देखिए कितना डिक्रीमेंट होगा। एक आयन रिप्लेस कर रहा है OH माइनस को, ज्यादा वाले को कम वाला रिप्लेस कर रहा है, तो आप बोलोगे काफी डिक्रीमेंट होने वाला है। कब तक? जब तक ये OH माइनस खत्म नहीं हो जाता। एक बार OH माइनस खत्म हो गया तो आप क्या बोलोगे कि सर ये जो CH3COOH है ना, ये आपका एक वीक एसिड है, और वीक एसिड है तो आप बोलते हैं कोई खास डिसोसिएशन नहीं होगा। तो आप बोलोगे जब OH माइनस और H प्लस न्यूट्रलाइज हो चुके जितने OH माइनस थे, अब जो CH3COOH है वो जो जैसा ही आप इसमें ड्रॉप डालोगे तो डिसोसिएशन ना के बराबर होगा। आप कहते हो कोई आयंस नहीं देगा, आप ड्रॉप ऐड करते जाओगे तो आप बोलते हो कंडक्टिविटी में बहुत कुछ खास अंतर आने वाला नहीं है, बिकॉज इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, राइट। तो आप बोलते हो कि पहले डिक्रीमेंट होगा काफी ज्यादा, देखो कौन से में दिख रहा है, पहले काफी ज्यादा डिक्रीमेंट और उसके बाद कंडक्टिविटी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो फिफ्थ ऑप्शन मेरे को मैच करता हुआ दिख रहा है, तो आप बोलोगे कि सर एस वाले को आपको फिफ्थ ऑप्शन से मैच कराना है। तो ये सारे ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि सर यहां पे जो ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो ये क्वेश्चंस थे फिजिकल केमिस्ट्री के जो पेपर 1 में आए हुए थे, और मैं कह रहा हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन जो फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर 1 वाले थे वो सारे के सारे काफी आसान थे, और मुझे लगता है कि आप लोगों से मैक्सिमम लोगों से क्वेश्चन बन गए। अब हम बातें करेंगे पेपर 2 में आए हुए फिजिकल केमिस्ट्री के। हेलो बच्चों, एक लंबे टाइम के बाद मैं वापस से YouTube में आ रहा हूं। बहुत लंबा सा ब्रेक हो गया था कुछ रीजंस की वजह से। अब कोशिश करूंगा कंटिन्यू रहने की। अब हम ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के पेपर का डिस्कशन शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको सही आंसर तो बताऊंगा ही, साथ में हो सकता है कई वो बच्चे देख रहे हो जो अगले साल इस पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, तो हम वहां पे ये भी डिस्कस करेंगे कि एग्जाम हॉल में एक स्टूडेंट क्या क्या गलतियां कर सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम ये भी डिस्कस करेंगे जेई कहां कहां पे गुगली मार सकता है। अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आंसर कीज गलत हो सकती हैं, ठीक है, तो हम वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं, चलो। पहला क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ रहा है नाइट्रस एसिड के बारे में। नाइट्रस एसिड हमें पता है HNO2 होता है। ये वर्ड आप लोगों ने मेरे नोट्स में रजिस्टर में अच्छे से ये देखा होगा। इसमें हमें पता है ये नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है, इसको हाथों हाथ ऑन द स्पॉट बनाया जाता है क्योंकि ये टूट जाता है। तो ये चच्चा यही पूछ रहा है कि ये किसमें टूटता है। ये आपको पता ही है, एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन है ये, कि HNO2 डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है HNO3 प्लस NO में, और HNO3 जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये आपका एक्वस मीडियम भाई ने दे रखा है, एक्वस मीडियम में ये H प्लस भी दे देगा, NO3 माइनस दे देगा, ठीक है, और ये वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O प्लस, ठीक है, फालतू की चीजें अपने को तो पता है। अगर आपको ये पता है तो आंसर हो जाएगा। डिस्प्रपोर्शनेशन होती है, ये यहाँ पे +3 है, ये यहाँ पे +5 है, +2 है, एक ऊपर गया एक नीचे आया, तो मेरे ख्याल से ए ऑप्शन होगा। ये वाले क्वेश्चन को हम इजी में रखेंगे। ये क्वेश्चन अगर जेई मेन में भी आए तो भी ये वहां का कोई खास क्वेश्चन नहीं होगा, टफ नहीं होगा। इस क्वेश्चन को हम इजी में रखेंगे, बरोबर। चलो, ये क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर ये नाम सुनते ही हो सकता है कई बच्चे घबरा जाएं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पूरा अच्छे से नहीं पढ़ रखी हो, उसको स्ट्रक्चर ना याद हो, पर भाई ने यहां पे मदद कर दी, भाई ने खुद ही स्ट्रक्चर दे दिए, भाई ने हमें खुद ही स्ट्रक्चर दे दिए। अब इनमें से हमें निकालना है एस्पार्टिल और फिर फिनाइल मिथाइल अमीन, इनका मिथाइल एस्टर। तो सबसे पहला तो होता है कि भैया जिसका नाम पहले लिखा होता है उसका COH होता है, सामने वाले का NH2 होता है, फिर इन दोनों में से पानी निकलता है। मेरे ख्याल से ये सब आपको पता ही है, फिर भी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं एक बार पूरी। ये वाला जो ये काम होता है, ये तो जिसका नाम पहले है उसका एसिड है, यानी एस्पार्टिल है, तो इस वाले का, इसका तो एसिड होगा, ये पहले आएगा। फिर फिनाइल एलानीन का एस्टर दिया है, दिस इज फिनाइल एलानीन। अब इसका एस्टर दिया है, यानी OH की जगह यहां पे मेरे को OCH3 करना है।
ये बस हल्का सा पेज था जो हम अपनी बेसिक नॉलेज से कर सकते हैं। तो ये इधर आएगा, अब इस OH और ये H निकल के यहां पे अब ये जुड़ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अगर मैं डायरेक्ट बता दूं क्या, इसका बी ऑप्शन है। आप बाकी सारे दिखेंगे गलत बैठेंगे, ये वाला डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा है। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अब देखो, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। पहली लाइन देख के आपको सबको पता चल गया ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट है। जो बच्चे बाद में एग्जाम देंगे उनके लिए मैं बता दूं, एक कुछ स्लाइड ऐड हो जाती है ना, मैंने हाँ देखो बच्चों, जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं, ये सोलोमन किताब के अंदर दे रखा है, सोलोमन के अंदर, कि ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड एक अच्छा मेथड है दो रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंपाउंड्स को मोर यूजफुल वाले कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने का। अब आप जरा वीडियो पॉज करके सोचो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं वो इनएक्सपेंसिव। एक तो है आपका बेंजीन, और दूसरा इसमें कौन लगता है, प्रोपेन, आइसोप्रोपेन। आइसोप्रोपेन तो कुछ होता ही नहीं, ये होता है प्रोपीन। आप लोगों ने जो पढ़ा होगा, आपने इसकी शुरुआत की होगी क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का, आपने पहला स्टेप ही आपने ऐसा कर रखा होगा कि ये क्यूमीन रहता है, और इसकी फिर ऑक्सीजन HNU से कराते हैं, OOH इंसर्ट होता है, और बाकी की वो सब आपको मैकेनिज्म पता है। मैं बस आपको इससे पहले का बता रहा हूं। शुरुआत यहां पे होती है, यहां पे हम H3PO4 लेते हैं, तो यहां पे ये H+ देता है, कार्बोकटायन बनता है, और फिर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होती है। तो ये जो एक क्यूमीन बन रहा है, ये एक्चुअली में आपका बेंजीन और प्रोपीन से बन रहा है। ये भी चीप है, ये भी चीप है। इनसे फिर अपन आगे रीअरेंजमेंट करके वी गेट फिनॉल एंड एसीटोन, जो कि ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, ये एक मैंने आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी। अब इसमें बोला क्या था, अच्छा ये तो इधर आ गया। हाँ, अब इसने क्या बोला, ये फिनॉल एंड बाय प्रोडक्ट पी। ठीक है, अब बाय प्रोडक्ट पी जो है थोड़ा सा इधर ही लिख लेते हैं। पी हमारा बन गया एसीटोन। अब एसीटोन 3 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन से, ये अगली इंफॉर्मेशन देखो, भाई ने दिया नहीं है कि एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। जो बच्चे अगले साल दे रहे हैं नोट कर लेना, दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, डिटेल में हम कभी डिस्कस करेंगे, आप पढ़ना, दोनों में अलग अलग होगा। यहां पे आगे की फर्दर रिएक्शन वगैरह से देख के हम कंफर्टेबली अज्यूम कर सकते हैं ही इज टॉकिंग अबाउट बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में इसका अलग होता है, ये आप नोट कर लो, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ ये क्या था, क्लोरीन के साथ क्यू, तो क्यू वाले में, अरे अरे इसको क्या हुआ, अरे भाई वेट फॉर द प्रोग्राम, अरे जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं अपने आप ही हो रहा है, मुझे मेरी शक्तियों का एहसास ही नहीं था। क्यू हमारा क्या बन जाएगा, क्यू में इधर आया Cl, इधर आया Cl, इधर आया Cl, ये आ गया। अब इसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं, RN कैल्शियम सॉल्ट है। मेरे ख्याल से यार आपको पता चल गया, अब ये हेलोफॉर्म की तरफ लेके जा रहा है। ये हमारी हेलोफॉर्म होगी, CHCl3 अलग हो जाएगा और कैल्शियम का सॉल्ट अलग आ जाएगा। एक बार फटाफट कर लें, ये बना प्लस आपका क्लोरोफॉर्म बन गया। ठीक है, सॉल्ट का नाम क्या है, आप हो S, आप हो R। अब अगर बात करते हैं, PQRS निकल गए ना भैया, देखते रहना। रिएक्शन ऑफ P विद P कौन है भाई, P कौन था, अच्छा एसीटोन। एसीटोन की KOH के साथ, अब ये जो रिएक्शन है बच्चों, आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते हो, जिन भी सर से पढ़ते हो, यहाँ पे कुछ हम अलग रिएक्शंस कराते हैं। जैसे ये जो क्लोरोफॉर्म की ये जो रिएक्शन आई है, कि क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन KOH के P और R कौन था, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की रिएक्शन जब हम कराते हैं तो दिमाग में कुछ करो, एक रिएक्शन एसीटोन की क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जाती है, एक HNO3 के साथ कराई जाती है, एक में क्लोरीटोन बनता है, एक में टीयर गैस बनती है। कुछ कुछ याद आया, क्लोरीटोन स्लीपिंग एजेंट होता है, और एक टीयर गैस होती है, वो जो आंसू गैस के गोले होते हैं, CCl3NO2 वो होता है। ठीक है, तो यहां पर इसने क्लोरीटोन स्लीपिंग के बारे में बोला है, तो ये वाला कंपाउंड होता है, ये बिल्कुल सही है। जिनको नहीं पता आप ये नोट कर लेना, एक क्लोरीटोन और एक मैंने इसी बहाने बताया आपको टीयर गैस। ठीक है, ये आप थोड़ा सा पता कर लेना। ठीक है,
रिएक्शन ऑफ आर, आर कौन था, वही क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन। यार ये तो एनसीईआरटी लेवल का है यार, ये तो यार ऐसे मत करो, ये तो आपको पता है फॉस्जीन डेडली पॉइजनस गैस होती है, इसलिए ये सारा सवाल भी आता है कि क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर्ड बॉटल्स में रखा जाता है, फिल्ड अप टू द ब्रिम, एकदम ऊपर से भर के, मतलब कुल मिला के हवा के संपर्क में ना आए, डेडली पॉइजनस गैस बन जाती है फॉस्जीन गैस। तो इसलिए पहले इसको वो एनेस्थेटिक की तरह भी यूज करते थे, पुरानी मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि क्लोरोफॉर्म सुंघाया और काम हो गया है, तो पहले हॉस्पिटल्स वगैरह में भी इसको यूज किया जाता था। अब तो खैर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, तो अब क्लोरोफॉर्म सुखाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मोजा सुंघा देते हैं, उसी से काम हो जाता है। अच्छा, अगला क्या है, क्यू की, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराई। तो ये जो ये चच्चा बोल रहा है ना, ये मतलब ये हमको तो पता नहीं क्या ही समझता है ये प्रोडक्ट भैया बना है एक अल्कोहल, एक उतने ही कार्बन के एसिड का सॉल्ट, ये हमें कैनिजारो की तरफ लेके जा रहा है, जबकि हमें पता है ये अगर जो रिएक्ट करेगा, क्यू कौन है, ये रिएक्ट करेगा, ये आपका हेलोफॉर्म की तरफ जाएगा, इसके रिएक्शन, इसके ये प्रोडक्ट बनेंगे क्लोरोफॉर्म वगैरह, ये कैनिजारो कर रहा है, ये वाला चीज गलत है। और एस ऑन हीटिंग गिव्स पी, एस कौन है, ये ड्राई डिस्टिलेशन क्या होता है मासूम बच्चों, RCOO माइनस होल ट्वाइस कैल्शियम, इसको अगर हीट करें तो क्या बन जाता है, इसको मैं मैकेनिज्म की तरफ से आपको बताना चाहता हूं, चलो है ना। हाँ, इसको आप ऐसे देखो, जो बच्चे क्या है अभी सीख रहे हैं उनके लिए बढ़िया रहेगा। आप तो इसमें कुल मिलाकर आप इसका मूल मंत्र जान लो भाई, इसके अंदर अपने को है ना कैल्शियम कार्बोनेट निकालनी है, कैल्शियम कार्बोनेट निकालनी है। तो यहां से अगर मैं निपटाऊं इसे, ये निपटी, अब ये हवा में लटक गया, ये हवा में लटका, इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई, ये इधर गिर गया, तो यानी अल्टीमेटली हमको क्या मिल रहा है, RC डबल बॉन्ड O R। ठीक है, आ रहा है, समझ में आ रहा है, मस्त सुंदर हैंडराइटिंग का लुत्फ उठाओ, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो अपना ये हो गया एस ऑन हीटिंग, तो फिर ये क्या था, CH3CO, तो ये RCOR, यानी RCOR यही एसीटोन बन जाएगा, तो ये D भी सही है, तो इसका आंसर हो गया A, B एंड D, C गलत है। ठीक है भैया, हाँ, अब ये क्या कह रहा है, इनऑर्गेनिक वाला, ये मतलब ऊपर जो ना सेट 1 में दोनों GI शो करें और सेट 2 में दोनों एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर है, आयोनाइजेशन आइसोमर पता है ना, ये करके देखते हैं। तो पहले ना आयोनाइजेशन वाला करते हैं, यहां पर ये वाला जो है, ये दोनों, ये Cl और SO4, Cl और SO4 ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। इधर में बात करें, नहीं ये वाले तो भाई साहब ये तो वो कोऑर्डिनेशन आइसोमर है, तो ये गलत हो गया, ये अभी दावेदार है। इधर ClSO4, ClSO4 ये दावेदार है, अब दावेदार है, अभी अपन GI नहीं चेक किया। यहाँ पे ClCl3, यहाँ पे ये तो हाइड्रेट वाला हो रहा है, नहीं भैया ये यहाँ, ये तो देख के मजा नहीं आ रहा। अरे भाई ये तो फिर अटक रहा है पेन। तुम एक काम करो, अपन ये काम करते हैं, अपन है ना ये भी देख ना, ये भी करते रहते हैं, ये भी देखना बीच में कितनी बार अटका है, ठीक है ना, ये वाला भी काउंटर चालू रखना। अब इसमें देखो, ए वाले में ये कह रहा है GI शो करे, NiCO4 जो है, NiCO4 होता है अपना Ni3D8 4s2, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, सबसे स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, टीम का कैप्टन है, लीगेंड्स की टीम का कैप्टन है, पेयरिंग करा देगा, ये 3D10 सिस्टम बन जाएगा। डी तो कोई अवेलेबल ही नहीं है, तो ये होगा sp3 टेट्राहेड्रल, sp3 टेट्राहेड्रल GI शो नहीं करेगा, हट जा भाई। ठीक है, अब कौन सा बचा था, C। अब ये आया CONH3 ये वाला जो है, क्या ये हमारे लिए Ma3B3 बना। आप हर कोई मासूम बच्चा चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, इसके दो फॉर्म्स होते हैं, फेशियल और मेरिडोनल, हर कोई जानता है, तो हम इसको मानेंगे GI शो कर रहा है। यहाँ En2Cl2 इसके सिस और ट्रांस हो जाएंगे, एक बार दोनों Cl सेम साइड पे, एक बार दोनों Cl अपोजिट साइड पे, तो ये भी GI शो कर रहा है। यानी C वाले में ऊपर के दोनों GI शो कर रहे हैं, नीचे के दोनों एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर है, तो यही हमारा राइट आंसर है। मासूम बच्चे खुश हुए। क्या है भैया, ऑक्टेट रूल। पहला क्वेश्चन गुगली आ सकती है, ठीक है, ये पहला, तुम तो गिनते रहना, आज कितने मैंने अलग बताए हैं। ये बच्चों एक क्वेश्चन है, आ सकती है, आने की चांस कम है, फिर भी सावधान रहें, सतर्क रहें, सचेत रहें, और घर पर रहें, पेपर ही ना करें तो सुरक्षित भी रहें। हाँ, तो ये कह रहा है ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल में तो अपने को हाइपरवेलेंट को हटा देना है जिन पे 8 से ज्यादा होते हैं, हाइपोवेलेंट को हटा देना है जहां 8 से कम होते हैं, और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज NO, NO2, ClO2 इनको हटा देना है। कर दूं क्या ये फटाफट,
ठीक है, तो NO को हटाओ, NO2 को हटाओ, H2SO4 को हटाओ, H2SO4 को हटाओ, NO को हटाओ, NO2 को हटाओ, BCl3 को हटाओ, BCl3 को हटाओ। हाँ भाई, ये जहां जहां पे मैंने क्रॉस मारा, क्या आप सहमत हैं? हाइपोवैलेंट को हटा दिया, हाइपरवैलेंट को हटा दिया, ऑड इलेक्ट्रॉन वालों को हटा दिया। ठीक है, तो सी ऑप्शन तो पूरा चला गया। बी में अब ये कह रहा है एटलीस्ट 3, तो बी ऑप्शन भी चला गया। ए और डी की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड जानते ही हो ऑक्टेट कंप्लीट है, इथीन ऑक्टेट कंप्लीट है, ओजोन ऑक्टेट कंप्लीट है, ओजोन के अंदर देखो, आप ऐसे याद करना, जो एकदम नए बच्चे हैं जो पहली बार सीख रहे हैं, ओजोन में भाई साहब हर भांति भांति के ऑक्सीजन है, न्यूट्रल वाला भी है, प्लस वाला भी है, माइनस वाला भी है, 1 लोन पेयर वाला, 2 लोन पेयर वाला, 3 लोन पेयर वाला, खुजली वाला, बिना खुजली वाला, हर तरह के वो हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो भाई साहब देखो, डी तो आंसर हो गया, डी तो आंसर हो गया। ए में CO2 का है, C2H4 का है। अब मैंने क्यों बोला कि एक बहुत क्षीण संभावना है कि गुगली मार ले, HCl की अगर हम बात करें, ऐसा होगा नहीं, बस मैं आप लोगों को सिखाने के हिसाब से बोल रहा हूं। ये तो यहां पे इसका, ये हटाओ, ये बिंदी नहीं है, इसका Cl का ऑक्टेट पूरा हो गया और H का डुप्लेट ही हुआ है। अगर वो फिरकी लेने के मूड में है तो बोले भाई मैंने तो ऑक्टेट की बात की थी, H का तो सिर्फ डुप्लेट होता है, कहीं वो ऐसा ना कर दे। हालांकि उसको एग्जाम लेना है, आपके मजे नहीं लेने, करना नहीं चाहिए। तो ए और डी दोनों राइट आंसर हो गए, बरोबर। ये क्या है भाई? हाँ, एक्सेस फॉर्मल डी। आप बच्चों जिस भी कोचिंग में जिन भी सर से पढ़ते हैं, सभी लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं। ये वाला सवाल ऑलरेडी जेई एडवांस में आया हुआ है, ये ऑलरेडी एक पीवाईक्यू है। तो आपने या तो क्लास के नोट्स में कर लिया होगा, या जब आप पीवाईक्यू करते हैं तब आपने कर लिया होगा। अगर इसके बारे में हम चर्चा करें, अरे कहाँ था, ये था, हाँ चलो भाई, इसके बारे में बच्चों अगर अपन चर्चा करें, था क्या ये CH3CHO, हाँ CH3CHO और HCHO अगर अपन ने ले लिया है, एक्सेस में है, थोक के भाव है, अगर आप इजाजत दे तो मैं बोलूं कि इसमें डायरेक्ट आपके 3 तो एल्डोल, जितने एसिडिक एच है उतनी तो अपनी एल्डोल हो जाएगी, 3 एल्डोल होगी, 3 एल्डोल के बाद क्या होगा, ये CH2OH लगता जाएगा। कर लोगे क्या यार बच्चों डायरेक्ट, ठीक है, ये ऐसा ये अटता जाएगा। अबे सॉरी, नॉट हियर, ये यहां पे इस वाले कार्बन पे, इस कार्बन पे थोड़ा सा, तो ये वाला जो कार्बन है ये अपना फोकल पॉइंट है। यहां पर एक आपका CH2OH लग गया, ये गिनो रे, गिनो गिनो, फिर अटका, ये फिर अटका, फिर अटका, ये CH2OH, ये CH2OH, ये CH2OH लगा। अब इसके सारे एसिडिक एच निकल गए। जब ये इसके सारे एसिडिक एच निकल गए, अब यहां पे ना एल्डोल नहीं हो सकती, कैनिजारो OH माइनस का इस पे अटैक, नीचे ऊपर बाहर और ये इधर। तो अब ये H माइनस आएगा तो ये भी CH2OH वाला बन जाएगा। तो अल्टीमेटली वी गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस। ये कार्बन है, ये हमारा स्वास्तिक बन जाता है, इसका नाम है पेंटा एरिथ्रोल, पेंटा एरिथ्रोल। ये और इसकी अगर HNO3 के साथ रिएक्शन कराए तो एक एक्सप्लोजिव बन जाता है। आप थोड़ा सा और चाहो तो इस पे एक्सप्लोर कर लेना, ठीक है। तो ये अपना पहले ये स्वास्तिक बन गया। अब इस स्वास्तिक के बाद 3 एल्डोल और 1 कैनिजारो हुई है, जितने एसिडिक एच उतनी एल्डोल, उसके बाद कैनिजारो। अब क्या बोला, P डज नॉट गिव P एंड Q देता है। अब क्या है, एक ये है और दूसरा ये क्या बना होगा, ये वाला खुद बन गया फॉर्मिक एसिड। पहले इसका सॉल्ट बना होगा और उसके बाद H+ लेने के बाद मोक्ष की प्राप्ति करा देंगे, करा दूंगा मोक्ष की प्राप्ति यहीं पे, ये न्यूट्रल बन के हो गया, ठीक है। तो ये इसके 2 प्रोडक्ट बने हैं। अब इसके बाद ये कह रहा है कि एक जो है वो टॉलन नहीं देता, एक टॉलन देता है। तो ये वाला हमारा भाई ये तो टॉलन नहीं देता, और ये आपको पता है, 1 मिनट में मैं बता दूं, देखो ये तो हर किसी को पता है एल्डिहाइड टॉलन देते हैं, कीटोन नहीं देते, ये सब तो सबको पता है। अब जो मैं आपको नए वाले बच्चों के लिए बता दूं,
कि देखो टॉलन वगैरह, और इसमें होता क्या है कि एल्डिहाइड फटाफट ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कीटोन का ऑक्सीडेशन उतना जल्दी नहीं होता। तो हम वो सारे रिएजेंट लिए, टॉलन, फेलिंग, बेनेडिक्ट वगैरह, जो एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर दें, कीटोन को न कर पाए। और इस रिएक्शन के दौरान, इस ऑक्सीडेशन के दौरान अगर कोई कलर फलर का चेंज हो जाए, कोई पीपीटी आ जाए, कोई लाल बन जाए, कोई शीशा मिल जाए, कुछ भी और चेंज आ जाए, तो हमें लग जाए, पता चल जाएगा रिएक्शन हुई है। तो भाई साहब इन रिएजेंट्स का, टॉलन, फेलिंग, बेनेडिक्ट का जन्म कोई एल्डिहाइड के लिए थोड़ी हुआ है, कोई और भी ऐसा कंपाउंड हुआ जो कि जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये उसको भी कर देंगे। तो जैसे हमारा फॉर्मिक एसिड है, ये एल्डिहाइड नहीं है लेकिन ये टेस्ट देता है, सारे के सारे टेस्ट दे देता है। तो यानी और भी हमारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि ये वाले टेस्ट दे देते हैं, ठीक है। तो ये वाला चचा अपना टॉलन दे देता है। तो यहां तक आ गई, पी आ गया, क्यू आ गया। ट्रीटमेंट ऑफ पी विथ एक्सेस साइक्लोहेक्सेनोन इन द प्रेजेंस ऑफ। पहली बात तो भाई साहब ये देख के कई बच्चे डर गए होंगे, अबे कुछ भी नहीं है, ये एसिड इसने लिखा है, बोला एसिड है, कुछ ना के इसका काम H+ देने का ही होगा, इससे ज्यादा औकात नहीं है। अब साइक्लोहेक्सेनोन के ही उस स्वास्तिक के साथ रिएक्शन है। अब देखो साइक्लोहेक्सेनोन मैंने लिया, ये कुल मिलाकर यार बोलूं क्या, अरे टोपी पहनाने वाली याद है क्या, एल्डिहाइड कीटोन की अपन अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते थे, तो वो शब्द आ गए क्या, हेमी एसिटल, एसिटल कीटल, हेमी कीटल, ये सारे याद आ गए, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल जनरली लेते थे और टोपी पहना देते थे। तो अगर मतलब अगर मान लो साइक्लोहेक्सेनोन है, इसकी रिएक्शन अगर मैं कराऊं ये इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ कराता H+ में, तो मेरे ख्याल से सबकी बत्ती जल गई। ये टोपी वाला काम हो जाएगा। तो अब देखो यहां पे टोपी पहनाने के लिए कौन है, एक तरफ से ये दोनों है, ये दोनों साइक्लोहेक्सेनोन की एक टुकड़ी के साथ जुड़ेंगे, ये इधर जुड़ेंगे, और फिर एक ये इधर है, ये एक दूसरी टुकड़ी के साथ जुड़ेंगे। तो यानी टोटल मिलाकर ये वाला एक साइक्लोहेक्सेनोन को लपेटेगा, ये वाला दूसरे साइक्लोहेक्सेनोन को लपेटेगा। तो कुल मिलाकर एक बड़ा सारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर मैं उसको लिखूं तो इसको यहां पे एक और, इसी को कर दूं क्या, ठीक है, मैं यहां पे ही कर दे रहा हूं। ये साइक्लोहेक्सेनोन था, अब इसने यहां पे ये टोपी पहन ली, ये बीच वाला कार्बन चोंच वाला, अब ये इसके आगे का ये, और ये फिर ये इधर जा रहा है। ये हो गया, जो पहली और चौथी रिंग है वो तो आपकी साइक्लोहेक्सेनोन वाली है, और दूसरी और तीसरी थी उसकी। अब पूछ क्या रहा है, सम ऑफ नंबर ऑफ मिथाइलिन ग्रुप CH2 एंड ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो ऑक्सीजन एटम तो ये रहे 1 2 3 4, अब CH2 कितने हैं, गिन लो जरा थूक लगा के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अबे फिर गया 10 11 12 13 14। तो 14 तो अपने ये मिथाइलिन ग्रुप आ रहे हैं, ठीक है, 14 अपने मिथाइलिन ग्रुप आ रहे हैं, 4 अपना वो आ रहा है, ठीक है। अब आंसर लिख लो थूक लगा के। अगला क्या है, नंबर ऑफ स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सावधान नए वाले बच्चे सावधान, इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा गया है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है कि पूरे कंपाउंड, पूरे मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको गिनना है अपने को, ठीक है। इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वो जो 36 का आंकड़ा होता है, 36 तक पहुंचना चाहता है, वो नहीं पूछ रहा है, ठीक है। कई बच्चों ने ये शायद एग्जाम प्रेशर में गलती कर दी होगी। ही इज आस्किंग अबाउट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इसके जरा गिनो, निकल कितना होता है, निकल का भाई नहीं दे रखा है, 28, अच्छा आदमी है, 28 प्लस कार्बन, कार्बन कितना होता है, सुना है कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, 6 और 8 कितने हो गए, 14 इंटू 4, 14 इंटू 4 कितना हो गया, 56, 56 और 28 84। हाँ, तो जिनमें भी इनमें 84 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 84 इलेक्ट्रॉन्स वाला इज आंसर होगा हमारा। तो अब देख लो यार, ऐसे देखने में ही लग रहा है, इनमें ज्यादा नहीं लग रहे हैं, ये सारे ज्यादा ही लग रहे हैं, ये ज्यादा ही लग रहे हैं। मेरे ख्याल से इसमें ये वाला एक आंसर आएगा। इरिडियम तो जानना ही नहीं है, 77 तक आ गया। आप ये देखेंगे इन सब में बस अब तो आपको इलेक्ट्रॉन्स गिन लेने, मान लो एक गिनते हैं, मान लो मैग्नीज, मैग्नीज कितना होता है 25 प्लस, अब सी और ओ, सी अगेन 6 और 8 14, 14 पंजे, 14 पंजे, अरे यार 70 हो गया भाई साहब, कहां गाड़ी 95 तक जा रही है, तो नहीं होगा। तो बस अब आपको गिन लेने। तो इस क्वेश्चन में लर्निंग क्या है कि इसने आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोला है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल के आंसर नहीं निकालना, बरोबर।
हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था, चलो करते हैं इसे। डरने का नहीं है, ठीक है ना, हो सकता है क्वेश्चन। अब देखो ये अल्काइन है, शुरुआत में Hg+2 H3O+, हर बच्चे को पता है कुचेरॉफ रिएक्शन, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से वाटर का एडिशन हो जाता है, वाटर ऐड होने के बाद टोटोमराइज बन के कीटोन बन जाता है, ठीक है। तो अगर मैं एकदम देसी भाषा में लिखूं, ये यहाँ पे कीटोन बन गया, C डबल बॉन्ड O, फिर ये कार्बन है, और उसके बाद ये वाली ये कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला इस पे लग गया, और अब ये CH2 15 है और COOET, ये बन गया कुचेरॉफ रिएक्शन के बाद। ZnHgHCl जिंक अमलगम HCl है, क्लिमेंजन रिडक्शन, ये C डबल बॉन्ड O हटा देगा। H3O+ है, H3O+ हीट एस्टर का एसिड बना देगा, ये इसने एसिड बना दिया। तो अब अपने पास क्या बन गया, अपन उस नया पेज ले लेते हैं। पेपर 1 में यार उतना मजा नहीं है, पेपर 2 में धमाके हैं, पेपर 2 में कई धमाकेदार चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या था, सी था, ये C डबल बॉन्ड O, तो कार्बन के बाद CH2 16 हो गया है ना, ये भी CH2 बन गया, तो कार्बन के बाद CH2 16 और COH। ये था, ये अपना बन गया ये, तो ये बन गया है P, इसको एक बार, इसका नाम है P, तुम हो P। अब P के बाद P को ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट किया गया, ठीक है, तो एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन से एस्टर बनता है, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे को, आप इजाजत दे RCOH अगर लिखूं मैं, तो यहां पे देखो ग्लिसरॉल क्या है, अब इसकी रिएक्शन इसके 3 मोल से हो रही है, यहां पे भी यही रहेगा, यहां पे भी यही रहेगा। क्या होता है इसमें, वाटर निकलता है, ये ऐसी रिएक्शन है, एसिड वाला अपना OH देता है, अल्कोहल वाला H देता है, ये सब आपको पता है। डायरेक्ट अपन मुद्दे पर आते हैं, यहां से ये निकला हटा, यहां से ये निकला हटा, यहां से ये निकला हटा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये CO और ये वाली चीज बन गई, यानी एस्टर बन गया, ठीक है। ये हमारे को इसने भाई ने एस्टर दे बनवा दिया। अब इसके बाद इसकी NaOH के साथ रिएक्शन हुई, इसकी NaOH के साथ रिएक्शन हुई, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम सेपोनिफिकेशन, ये सब अब आप देखोगे ना, ये तो आप नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन एसिड चैप्टर में पढ़ते हो। फिर उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में सोप वगैरह पे दे रखा है, C17H35CO- ये आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में दे रखा है। तो अब जब ये यहां पर ये इससे जुड़ गया है, तो जब अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस वाला अपन जब ये पोर्शन करेंगे, ये यहां से टूटेगा खटाक से, HOH HOH HOH, ठीक है। तो ये जो ग्लिसरॉल था, ये तो जैसा था वैसा का वैसा आ गया भाई, ये ग्लिसरॉल तो वापस वैसा का वैसा आ गया। अबे तुम गिन रहे हो कि नहीं, कितनी बार हो रहा है, अटक रहा है ये, और ये मेरे साथ ही होता है, मेरे से पहले कितने सर ने क्लास ले ली, मेरे बाद क्लास होगी उसमें नहीं होगा, ये विशेष शक्तियां मेरे अंदर ही हैं मौजूद, ठीक है। तो ये बन गया, और इधर क्या बना अपना, इधर सरका दे, CH3, इधर है CH2 16 COO- Na+, और इसके 3 मोल है, ठीक है। अब ये भाई इसकी रिएक्शन करा रहा है कैल्शियम क्लोराइड से, तो जब ये कैल्शियम का सॉल्ट बनेगा तो ये 2Ca बन जाएगा, ये बन जाएगा। अगर ये कैल्शियम का सॉल्ट हुआ तो 2Ca बन जाएगा। अब क्या पूछ क्या रहा है, 1 मोल ऑफ द अमाउंट ऑफ R प्रोड्यूस्ड इन ग्राम, R क्या था, R ये था, अच्छा। तो अब देखो अगर अपन इसको अगर करें, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना, जितना मुझे ध्यान है मैंने ये निकाला था, ये 606 आया था। अब बस यहां पे बच्चे स्टूडेंट से गलती हो सकती है। अब देखो इसका जो 3 मोल है वो 2 मोल से कर रहा है, तो ये बनेगा क्या, 3/2 आपको करना होगा। आई थिंक इसका आंसर 909 था, जितना अगर मुझे ध्यान आ रहा है। तो ये एक छोटा सा स्टेप है, हालांकि आप मोल कंसेप्ट पे ऐसी बहुत करते हो जहां गलती हो सकती थी, एज सच इस क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको वहीं पर वो क्वेश्चन करना होता है पहली बार ही सोच के और हाथों हाथ कुछ मिनट में करना पड़ता है, मैं मॉडरेट से टफ के बीच का इसको बोलूंगा, ठीक है। क्योंकि हमने तो कर लिया, पेपर देख लिया, 2 एक आध बार कर लिया, उसके बाद तो देखो हो जाता है, अरे ये तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा।
उस एग्जाम प्रेशर में करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। अब ये क्या है, डायमैग्नेटिक। अब ये तो इजी वाले में, ये तो सब आपने निपटा दिए होंगे। तो जहां पे भी देखो ऑड नंबर पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो तो वैसे ही हटा दो, पैरामैग्नेटिक वाले, ठीक है। और यहाँ पे जहां पे पेयरिंग नहीं हो पाएगी, जहां पेयरिंग नहीं होगी, वीक फील्ड लिगेंड है, वो भी सारे हट जाएंगे, ठीक है ना। तो अब जैसे MN है, ये कितना होता है 3D5 25 होता है, 3D5 4s2 एक करते हैं, ये है 3D5 4s2। अब अगर इसमें से आपने 3 प्लस हटा दिया तो फिर ये कितना बन गया, ये बन गया आपका 3D4 4s0, 3D4 बन गया। अब अगर इसमें अपन पेयरिंग कराएं CFT के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4, अब ये यही होगा क्योंकि अमोनिया जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये यहीं पर ही होगा। तो भाई साहब ये वाले तो पैरामैग्नेटिक रह गए ना, ये अब ये इसको मत कर देना, ये सब चीजें अपन क्लास में डिस्कस करते हैं कि इसको मत यहाँ पे कर देना कि लो सर अगर अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कर दो, नहीं, हंट्स रूल वायलेट हो जाएगा। पहले सब में एक एक भरेंगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बच जाए उनको पेयरिंग कराएंगे। ये कभी नहीं करना कि ये तो खाली रह जाए और इसको दो दो मिल जाए, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये नहीं होगा। MnCl वाला कर दें, ये अगेन +3 वाला है, तो यहाँ पे पेयरिंग होगी नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 के बाद चौथा ऊपर चला जाएगा, तो ये पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक। आयरन का 3D6 4s2 +3 में गया तो 3D5 हो गया, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी। कोबाल्ट +3 में, कोबाल्ट +3 में 3D7 4s2, तो 3 उड़ गए, 3D6 वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी। आयरन +3 में 3D6 4s2, 3 उड़ाओ तो 3D5 हो गया। ऑड नंबर का है, पेयरिंग कराए ना कराए आपका डायमैग्नेटिक तो नहीं होगा, आपका एक तो अनपेयर्ड बचेगा ही। कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3 3D7 4s2, 3 उड़ गए, 3D6 भाई साहब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 3D6 से पेयरिंग करा देगा, यानी ये डायमैग्नेटिक हो गया। आंसर है एक ही। भाई साहब इसके लिए जिगरा चाहिए होता है, एग्जाम हॉल में यहाँ पर हो जाता है, अरे यार ये नहीं निकल रहा, ये नहीं निकल रहा, ये नहीं निकल रहा, ये नहीं निकल रहा, बच्चा हिल जाता है वहां पे, ठीक है। बाद में क्या है, हम लोग टीचर्स तो है ना, जब वीडियो सॉल्यूशन बना रहे होते हैं या क्लास में कर रहे होते हैं, देखो इतना सिंपल है ये, अरे भैया उस समय उसकी हालत खराब हो रही होती है, ठीक है ना। तो उस समय थोड़ा सा जिगरा, कलेजा, गुर्दा चाहिए होता है, ठीक है। चलो, हाँ, अरे हाय हाय हाय, ये तो मतलब एकदम से तिलक लगाने वाला था, ठीक है, कि जो इतनी देर से बच्चा थे ना, एक दबा कुचला शोषित वर्ग का बच्चा जो है परेशान हो रहा था, एक गरीब असहाय मासूम बच्चा जो कुछ भी नहीं हिला पा रहा था, क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन ढंग से नहीं हो पा रहा था। ले भाई तू भी कर ले, ये जेई का दरबार है, कोई खाली हाथ नहीं जाता, ठीक है। चलो भाई, जेई मेन का सवाल है, ये जेई मेन लेवल का XCF2, 8 + 2 10, 10/2 5, sp3d होने चाहिए सराउंडिंग एटम 5, सराउंडिंग एटम है 2, यानी 3 लोन पेयर, तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल विथ 3 लोन पेयर, तो p आ गया 5, p5, ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे ही चले गए, p आ गया 5। XCF4 8, 8 + 4 12, 12/2 6, 6 का मतलब sp3d2, sp3d2 सराउंडिंग एटम होने चाहिए 6 हैं 4, यानी 2 लोन पेयर, तो ऑक्टाहेड्रल विद 2 लोन पेयर, तो ये आ गया 3, Q का 3, यही हो गया भाई साहब, ठीक है ना। बाकी की जरूरत नहीं है, फिर भी फटाफट कर ले। XCO3 8, 8, 8/2 4, sp3 होने चाहिए सराउंडिंग एटम 4 हैं 3, 1 लोन पेयर, तो sp3 टेट्राहेड्रल विथ 1 लोन पेयर। XCO3F2 8 + 2 10, 10/2 5, sp3d होने चाहिए सराउंडिंग एटम 5 हैं 5, यानी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल विदाउट लोन पेयर, हो गया आपका आंसर। हो ये आपके बस घिसने का क्वेश्चन है, कोई लॉजिकल कुछ खास नहीं, सिर्फ अपने को घिसना है इस वाले में। पेशेंस से, हिम्मत से किया, ये आपके नंबर आपके पॉकेट में मिलेंगे। ओजोनोलिसिस कराया जिंक वाले में, ये टूटा, ये हो गया। एक्वस NaOH, अब ये एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल करा रहा है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कराएगा, यहां नेगेटिव आएगा और ये इस पे अटैक करेगा। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में 5 से 6 मेंबर की रिंग है, फिर हीट भी दे रहा है, यानी डिहाइड्रेशन भी करा रहा है। अगर मैं डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट बनाऊं तो देखना कुछ लिखने में गलती ना हो जाए। ये यहाँ पे पहले OH बना होगा और फिर पानी मैंने निकाल दिया, देखो डायरेक्ट ये हो गया,
फिर उसके बाद इथाइलिन ग्लाइकोल पीटीसी है, ये वही पिछले क्वेश्चन में भी था, तो यानी इसकी टोपी पहना दी जाएगी इस वाले को। कुछ गलत तो नहीं कर दिया, देखो लिखने में गलती ना हो जाए। प्रोटेक्शन वगैरह के क्वेश्चन आपने खूब किए होंगे। ये सी था, यहाँ पे ओ सी सी ओ, ये ऐसा, ठीक है। अब इसके बाद अगला BH3H2O2, ये सब क्या हो रहा है भाई, ये वाला हो रहा है फोर्थ स्टेप में HBO में एंटी मार्कोनिकॉफ वाली पोजीशन पे आपका OH आ जाएगा। तो यहां पर आपका ये पाई बॉन्ड हटा, ये OH आया, H3O+, अब इसने टोपी तोड़ी, ठीक है। अगर इजाजत दे दो यार मैं डायरेक्ट कर दूं क्या, ये वाला तो हट गया, ये यहाँ पे OH आया, अब ये टोपी टूटी, यहाँ पे HOH, ठीक है। एक कार्बन पे 2 OH, तो आपका क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया, पानी निकल के एल्डिहाइड, और NaBH4 फिर उसको रिड्यूस करके अल्कोहल बना देगा। देखना यार कुछ लिखने में गलती ना हुई हो। ये बना है, कोई है क्या ऐसा ऑप्शन, ये दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये इसका 3 आ गया, ठीक है। इसी तरह पेशेंटली और कर लेते हैं ना, तो अब ये आ गया 3 आ गया, ठीक है, ये तो 3 आ गए, ठीक है। तो डी वाला तो हट गया। क्यू की बात करें, क्यू वाले की ओजोनोलिसिस हुआ, ये टूटा, सॉल्यूशन बनाने में यार इतना मजा नहीं आता है, मतलब जब बच्चे नहीं हो ना सामने, जैसे जब इंसान बैठे हुए रहते हैं ना, यहाँ पे खाली बेंचे दीवार देख के इतना मजा नहीं आता, फील नहीं आती। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मान लूँ कैमरे के अंदर घुस के आपके पास बैठ जाऊं और आपको वहां से पढ़ाऊं, ठीक है। हाँ भाई, ये हो गया। अब इसके अंदर अपना ये एक्वस NaOH आएगा, तो अब ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल है। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में 5 और 6 मेंबर की रिंग प्रेफर की जाती है, 7 मेंबर की हम नहीं बनाते। अब इसमें ये वाला भाई इस पे अटैक कर सकता है, वैसे ये भी इस पे करता, लेकिन इसका एल्डोल का RDS कौन सा होता है, वो वाला स्टेप जिसमें जो इनोलेट है वो दूसरे मोल पे अटैक करता है। तो C डबल बॉन्ड O पे जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक स्टेप होगा, वो RDS है, तो यानी उस कार्बोनाइल पर होगा, उस एल्डिहाइड पे होगा, उस C डबल बॉन्ड O पर होगा, जहां पर आपका डेल्टा प्लस ज्यादा हो, स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, मेरी भाषा में इशारा ज्यादा भीड़ कम। बाकी यार तुम समझ गए। तो ये यहां पे बना, क्या बना, ये और पानी भी, ये हीट भी निकल गया, यानी यहां पर ये आ गया इथाइलिन ग्लाइकोल। अब देखो इसकी टोपी पहन जाएगी, ठीक है। थोड़ा इजाजत दोगे क्या, फटाफट निपटा दूं क्या, ये यहाँ पे ये टोपी हो जाएगी इसकी, ये यहाँ से ये वाला था, ये O कार्बन कार्बन O, ये ऐसा, ये टोपी हो गई। फिर BH3THF, तो यानी ये यहाँ से ये OH बन गया, H3O+, ये टोपी टूट गई, HOH HOH, यहाँ पे कीटोन बन गया, और फिर NaBH4 से अल्कोहल, ठीक है। थोड़ा ज्यादा फास्ट तो नहीं हो गया, ये अटका, ये अटका, ये बोल रहा है कि अरे ज्यादा मत दौड़ा भाई, मासूम बच्चे बैठे हैं सामने, आजा आजा आजा, ले मेरा मुन्ना। ये बना है, यहाँ पे कीटोन बनने के बाद ये ऐसा ढूंढो यार, कोई है क्या, क्या था, OH और उसके ऊपर ये बन गया 5वां। तो अपना P3 आ गया था, Q5 आ गया। अब R को और कर लें, चलो R को और कर लेते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। देखो अभी इन दोनों में से अपना चल रहा है, जितना मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। R वाले में इथाइलिन ग्लाइकोल, पहले ही इसने टोपी पहना दी, ये पहले ही इसने टोपी पहना दी। अब OMDM करवा रहा है, अच्छा अब ये OMDM करा रहा है, यहाँ पे हटाया, यहाँ पे OH आया, तो ये टोपी खुल गई, HOH HOH, ये हो गई। और फिर रिडक्शन के बाद यहाँ पे OH, ये और ये कौन सा है, R या तो 1 होगा या 4 होता, 4 है क्या, यही दिख रहा है क्या यार। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे OH था ना, यहाँ पे OH है, तो हो गया, ये हो गया बस। बाकी अब एस वाला भी आप कर लेना, ठीक है। तो देख लिया ना, मतलब इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये घिसने वाला क्वेश्चन है। आपका हर जगह ओजोनोलिसिस करा रहा है, HPO या OMDM करा रहा है, टोपी पहना रहा है, फिर एल्डिहाइड कीटोन को NaBH4 से अल्कोहल में रिड्यूस करा रहा है। ये बस तसल्ली से पेशेंस के साथ करो, ये नंबर आपके हैं। चलो अब ये एरोमेटिक का है, ये भी आई थिंक घिसने टाइप का ही सवाल लग रहा है। देखो ऑप्शन से करते हैं,
P में 2 ऑप्शन में 2 दे रहा है, P में 2 ऑप्शन में 3 दे रहा है, फिर P में 2 में ये है, P से इतना नहीं पता चल रहा। चलो एक काम करते हैं, पहले P करते हैं, पहले P करते हैं तो अपने 2 ऑप्शन रूल आउट हो जाएंगे। P करते हैं, मोल्टन NaOH, ये हमारे को पता है, ये वाली रिएक्शन एनसीईआरटी में भी दे रखी है, हर कोचिंग में पढ़ाई जाती है। Na2SO3 निकलेगा, इसके अंदर फिनॉक्साइड आयन बनता है और वो फिर H+ लेने के बाद फिनॉल, कंसंट्रेटेड HNO3। अगर फिनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ हो तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन होके पिक्रिक एसिड बन जाता है। अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ हो तो मोनो सब्स्टिट्यूशन करता है, जिसमें ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है, ऑर्थो वाला नाइट्रो, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग से स्टेबल होता है। अब जरा बताओ, अगर तुम वीडियो में यहां तक टिके हो तब तो एक तो कई में है ना भारत रत्न के दावेदार हो। फिनॉल की रिएक्शन अगर HNO2 यानी NaNO2 HCl से करा दी जाए तो क्या मिलता है? फिनॉल की पैरा पोजीशन पे NO आ जाता है, फिनॉल की पैरा पोजीशन पे NO। ठीक है, अपन तो अपने क्वेश्चन पे आए, मुद्दे पे ना से ना भटके। तो ये पिक्रिक एसिड, ये कौन सा है? 1 नहीं है, 2 नहीं है, ये 3 हो गया। ठीक है, तो अब आंसर इनमें से A हट गया, B हट गया। ठीक है, अब Q करते ही अपना आंसर आ जाएगा। Q या तो 5 है या 2 है। ठीक है, अब Q में क्या है? ये NO2 है कंसंट्रेट, इसका नाइट्रेशन क्या मेटा डायरेक्टिंग है, ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो ये यहां पर NO2 बन जाएगा। ठीक है, NO2 बन जाएगा, SnHCl रिड्यूस कर देगा तो ये भी NH2 बना, ये भी NH2 बना, डाइजोनियम कर दिया N2+Cl माइनस, N2+Cl माइनस। अब इसमें वाटर करके इसका फिनॉल बन गया OH और OH, यानी चौथे स्टेप के बाद गाड़ी यहां तक आ चुकी है। इसको बोला जाता है रिसोर्सिनॉल। अब कंसंट्रेटेड HNO3 अगर होगा तो भाई साहब, जब एक OH था तो ही ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाता, 2 होके तो बिल्कुल करेंगे ही करेंगे। ये वाला जो है इनकी ऑर्थो है, ये एक की ऑर्थो है, एक की पैरा है, एक की ऑर्थो है, एक की पैरा है। फिफ्थ, ठीक है, तो Q का फिफ्थ यानी C इज द राइट ऑप्शन। तो अपना आंसर तो आ गया, मैं फिर भी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके दोनों और आगे वाले भी मैं करवाना चाह रहा हूं। सी वैसे आंसर आ चुका है। अरे भाई क्या हुआ? हाँ, अरे कहाँ गया? P और Q था, R कहाँ है? अरे यार वो चला गया, रुको रुको, कुछ तो कांड कर दिया मैंने। अरे भाई यार वो हट गया, रुको मैं यहां से बता देता हूँ, मुझसे कुछ गलती हो गई, मैंने गलत दबा दिए, वो कर दिया। देखो बच्चों, मैं यहां से आपको देख के बता देता हूं आर का। इसमें पॉइंट है, देखो ये इतना कांड हो रहा है, बवाल हो रहा है, सिग्नल मच रहा है, इसमें एक सीखने को मिलेगा नए बच्चों जो अगले साल देंगे पेपर। ये अटक भी रहा है, ये सिग्नल दे रहा है कि कुछ आएगा 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 आएगा, कुछ अच्छा कंसेप्ट आएगा। अरे आ जा रे। हाँ। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराएं बच्चों। यहां पर अगर आपको कायदे से ऐसा लग रहा होगा, एक पोजीशन पे SO3H लग जाएगा, यहाँ पे एनसीईआरटी के एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में आप देखना, वहां पे पेज में नीचे की तरफ लिख रखा है, फिनॉल से जब पिक्रिक एसिड बनाते हैं, नाउ अ डेज पिक्रिक एसिड इज फॉर्म्ड करके लिखा है। फिनॉल की रिएक्शन अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर कराते हैं तो इसमें डाई सब्स्टिट्यूशन एनसीईआरटी ने दे रखा है। यहां पे SO3H लगता है, यहां पे भी SO3H लगता है, और फिर इसकी HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3 कराते हैं तो ये अट जाता है, ये अट जाता है, यहां पे लग जाता है, पिक्रिक एसिड बन जाता है, डाई सब्स्टिट्यूशन। और यही क्वेश्चन इसी छोटे से एनसीईआरटी के पॉइंट को इस बार जेई 2024 के अप्रैल अटेम्प्ट की एक शिफ्ट में, आई थिंक 5 तारीख की शिफ्ट में ये यूज किया गया है कि फिनॉल को अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ यूज करें तो क्या बनेगा? सो वी गेट डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो ये यहां पर डाई सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, क्या था मेरे पास था ना क्वेश्चन, तो ये यहां पे SO3H
SO3H होगा। अगर मान लो बच्चा ना सोचता तो भी हम करेंगे। फिर उसके बाद ये कंसंट्रेटेड HNO3 है, कंसंट्रेटेड HNO3 है, तो अब इसने ये क्या किया, अब ये यहां पर इसका ये NO2 लग गया और NO2 के बाद H3O+ होगा तो ये डीसल्फोनेशन कर देगा, तो ये उड़ गया, ये उड़ गया, तो यानी ये बच गया। अब एग्जाम हॉल में जो बच्चा बैठा है वो जब ऑप्शन देखेगा तो भाई ये वाला ऑप्शन तो वो कभी कर ही नहीं सकता जो कॉमन ऑर्थो है। हर कोई बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं, कॉमन ऑर्थो में तो वेरी 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 लेस सब्स्टिट्यूशन होता है, पर वो इस वजह से हुआ है क्योंकि बच्चा अगर वो सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन करा के करता तो अब तो फिर वो NO2 को इधर भी लगाता और इधर का NO2 कोई ऑप्शन में है नहीं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। तो चलो बाकी आप कर लोगे, ठीक है। तो चलो बच्चों, ये अपना पेपर 1 था, इसमें आप देख लो जो भी नई चीजें सीखने को मिली हैं। पेपर 2 बहुत भोखाली है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एग्जाम में गुगली दे सकती हैं, जेई की आंसर की में ही गुगली दे सकती है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।